नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल के परिवार में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, हम इस चैनल पे हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य की वे तमाम प्रश्नों का संकलन करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे आगे भी बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। आइए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी की भाषा एवं भाषा का स्वरूप क्या होता है, आइए देखते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात भाष धातु का अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति होता है। शास्त्रों के अनुसार भाषा व्यक्तव्याम वाची, अर्थात जो वाणी से व्यक्त की जाती है, मनुष्य की वाणी से व्यक्त की जाती है, उससे भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। इसी संदर्भ में कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं पहले विद्वान कौन है। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिसे हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। यह शब्द है क्रोचे का, जो कि पश्चात हिंदी में एक महान विद्वान के रूप में देखे जाते हैं। भाषा की परिभाषा के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जो वक्तव्य है वो सर्वमान्य माना जाता है, जो इस प्रकार है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह वक्तव्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाबू राम सक्सेना जी लिखते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समाविष्ट रूप से भी भाषा कहते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि जो विचार विनिमय करता है, जैसे हम किसी भाषा को पढ़ते हैं फीस देकर, उसे भी भाषा कहते हैं। वह भाषा भी हमें अन्य स्थानों पे अपने विचार को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होती है। भोलानाथ तिवारी जी की अगर भाषा की परिभाषा देखें तो 7वां है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा में समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह वक्तव्य डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है। उपर्युक्त कुछ परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक माध्यम है। आइए हम लोग भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे देख लेते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, क्योंकि भाषा को हम प्रतीक के रूप में भी देख के समझ जाते हैं। हम लोग रोड पे जाते हैं, निशानी बना रहता है दाहिने मोड़ने के लिए, बाएं मोड़ने के लिए, और उसे हम देख कर अपना काम चला लेते हैं। भाषा ध्वनिमय है। भाषा ध्वनिमय है क्योंकि हम गाड़ियों के आवाज़ से एक साइड हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा ध्वनिमय है। तीसरा है, भाषा का संबंध मनुष्य है। भाई है ही, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पशु पक्षी तो भाषा समझेंगे नहीं, उनकी तो कोई भाषा होती नहीं है। चौथा है, भाषा परिवर्तनशील है। कहा भी गया है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। अतः आप कुछ ही दूरी पे जाएंगे और भाषा चेंज हो जाएगा, जैसे पानी का स्वाद चेंज हो जाता है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। जैसे आप जौनपुर में जाएंगे अलग भाषा मिलेगी, अयोध्या में जाएंगे अलग भाषा, बिहार में जाएंगे अलग भाषा, बनारस में आएंगे अलग भाषा आपको मिलेगा।
भाषा सरलता एवं प्रवणता की दिशा में सतत गतिशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। भाषा की परिभाषा के बाद अगर हम भाषा की प्रकृति पर नज़र डालें तो देखते हैं कि जिस प्रकार नदी का जल हमेशा प्रवाहमान होता रहता है, उसी प्रकार भाषा भी निरंतर प्रवाहमान होती रहती है। भाषा की प्रकृति में भी यही कहा गया है कि भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। जिस प्रकार नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी देश काल सामाजिक परिस्थिति अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा की प्रकृति तो हम लोग देख चुके हैं। आइए देखते हैं भाषा की बोलियां एवं उनके उपभाषाएं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बोली बोला जाता है, तो बोली का परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। अर्थात किसी गांव, कस्बे, किसी शहर के छोटे से भाग में जो भाषा बोली जाती है उसे हम लोग बोली कहते हैं। उपभाषा क्या होती है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, कोई भी बोली हो, जैसे मैथिली हो गया, अवधी भी एक बोली थी इस समय में, एक समय में ब्रज भी एक बोली था। तो वही कहा गया है कि अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा साहित्यकार जब भाषा देखते हैं, भाषा साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वह भाषा कहलाने लगती है। अर्थात जो विद्वान होते हैं, जो कवि होते हैं, जो बोली होती है उसे अपना एक रूप दे देते हैं, उसमें रचना कर देते हैं, तो वह एक उपभाषा बन जाती है और उपभाषा से वह भाषा में बदल जाती है। भाषा एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। यहाँ नोट करने वाली बात है, एक भाषा विद्वान के अनुसार कुछ शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की दो मुख्य उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां आती हैं, जो कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अगर हम पूर्वी हिंदी की देखें तो इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसमें 3 भाषा आती है और पश्चिमी हिंदी में 5 भाषा आती हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोली, विभाषा एवं भाषा। विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकती हैं। विभाषा विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे हिंदी की उपभाषाएं हैं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी एवं मैथिली। विभाषा विभाषा की अगर हम लोग बात करें तो विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर आदि की विभाषा होते हैं।
खड़ी बोली मेरठ बिजनौर आदि की विभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रभाषा के केंद्र पर अधिष्ठित हुई हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। इस प्रकार दो बातें स्पष्ट हैं। पहला, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोली का विकास विभाषा और विभाषा का विकास भाषा में होता है। सबसे पहले बोली, फिर विभाषा, फिर भाषा हो जाती है। हिंदी भाषा की कुछ उपबोलियाँ हैं जिसे हम लोग देखते हैं। पहला है राजस्थानी। राजस्थानी की देखते हैं बोलियाँ। मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थानी जयपुरी है। ढूंढाड़ी जिसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। मेवाती उत्तरी राजस्थानी। मालवी दक्षिणी राजस्थानी। इसका क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान है। पश्चिमी हिंदी की हम लोग बात करें तो इसमें हम पहले ही कह चुके थे कि 5 बोलियाँ आती हैं। कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। यह सामान्यतः हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि स्थानों पे बोली जाती है। बिहारी, बिहारी की नाम से ही वाकिफ़ हैं कि ये बिहार के क्षेत्र में बोली जाती होंगी। पहला है भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली। यह ज़्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। भाषा का विकास अगर हम देखें तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है हिंदी। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपी अर्थात इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भाषा में 4 परिवार हैं, बहुरूपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोले जाने वाले के प्रतिशत के आधार पर अगर बहुरूपी परिवार की बात करें तो यह सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। इसमें बहुरूपी परिवार का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है।